तो भाई आज शुरू करते हैं हम लोग क्या, वेक्टर एडिशन की कहानी। ठीक है। और वेक्टर एडिशन में आपको कभी हम बोले थे क्या, आपको कभी बोले थे क्या कि बातें जो है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जब वेक्टर का डेफिनेशन पढ़े थे बेटा, तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ क्या पढ़े थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, और साथ साथ में वो क्या करे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तब हम लोग उसे क्या कहते थे, वेक्टर क्वांटिटी कहते थे, है ना। तो आज समय आ गया है वही कि क्या है ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, इसके बारे में जानने का। ठीक है। तो इसमें जनरली मैं आपको 3 लॉ पढ़ाऊंगा, जिसमें पहला लॉ क्या होगा, ट्रायंगल लॉ। ठीक ना, ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक ना, ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एक दूसरा जो होगा, वो दूसरा नंबर पे क्या आएगा आपका, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। और एक सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग एक चीज और का, किसका, पॉलीगॉन लॉ का, पॉलीगॉन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है। लेकिन देखो इसमें ये जो कहानी है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हो, चाहे और भी कुछ हो, ठीक है, इन सारे चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका उपयोग हम लोग हमेशा करेंगे जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक। इसीलिए इसको आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही केयरफुली सीखना है। और जब केयरफुली सीखेंगे तो इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही केयरफुली हम लोग कर पाएंगे। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग ट्रायंगल लॉ से शुरू करेंगे और ट्रायंगल लॉ से अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो, कोई भी जो लॉज होता है उसका ना स्टेटमेंट होता है। तो पहली बातें हैं यहाँ पे किस चीज़ की, ट्रायंगल लॉ की। ठीक ना, ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब देखो ये कहता क्या है, इससे पहले, इससे पहले आपको, इस एडिशन का लॉ पढ़ने से पहले आपको दो चीजें सीखनी है, जिसमें एक चीज है क्या, एक चीज है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो जरा सा कि अगर मान लो, अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर है ये, ठीक है, अगर मान लो कि कोई एक वेक्टर है और इसका हम नाम रख दें वेक्टर ए। ठीक है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है और डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर आप मुझे बताइए कि इसी वेक्टर को अगर मैं पैरेलली खिसका के इसके टेल को मैं पहुंचा दूं यहाँ पे और हेड को मैं पहुंचा दूं यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से जब हम लोग शिफ्ट करेंगे, तब जो एक नया वेक्टर आपका बनेगा, ये वेक्टर मुझे बताइए कि इस वेक्टर ए को मैं यहाँ से पहुंचा दिया यहाँ तक, इसके हेड को भी शिफ्ट कर दिया और इसके टेल को भी शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट किया हूँ। आप बताइए कि क्या इसका मैग्नीट्यूड बदल गया, नहीं बदला। क्या इसका डायरेक्शन बदला, डायरेक्शन भी नहीं बदला। तो भाई जब मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है और डायरेक्शन भी एक जैसा है, ये तो इक्वल वेक्टर है। तो अगर इसका नाम हम रखेंगे वेक्टर ए, तो इसका भी नाम क्या रखेंगे, वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देने से कोई फर्क उस वेक्टर पे नहीं पड़ता है। ये शिफ्ट हम इसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं और ऊपर भी कर सकते हैं। अगर किसी भी वेक्टर को, जैसे मान लो मैं एक वेक्टर हूँ, तो मैं वेक्टर हूँ, मेरा नीचे टेल ऊपर हेड। अब मैं पैरेलली यहाँ से आकर के यहाँ तक आ गया, पैरेलल शिफ्ट हो गया, तो क्या मेरा लेंथ बदल गया, मेरा मैग्नीट्यूड बदला, नहीं बदला। डायरेक्शन बदला, नहीं बदला। मैं ऊपर थोड़ा सा खिसक जाऊं तो भी नहीं बदलेगा, नीचे आ जाऊं तो दाएं बाएं पे भी नहीं बदल रहे हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ से गिरना शुरू हो जाऊं, तब क्या होगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों, कि मैं पैरेलल शिफ्ट अब नहीं हो रहा हूं, है ना। तो अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे किसी भी वेक्टर को, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इससे क्या होगा कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलेगा नहीं। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो वेक्टर तो सेम ही रहेगा। ठीक ना। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या कहता है,
पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर रहे, वो कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, ठीक ना। कैन बी शिफ्टेड पैरेलल मतलब इसको पैरेलल हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इस शिफ्टिंग से क्या होता है, तो बाय शिफ्टिंग, इस तरह के शिफ्टिंग से क्या होता है, द मैग्नीट्यूड, इस तरह के शिफ्टिंग से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन जो होता है ये क्या होता है, डज नॉट इफेक्ट, डज नॉट इफेक्ट। इस तरह के शिफ्टिंग से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो जो वेक्टर है, जो आपका वेक्टर है, ठीक ना, जो आपका वेक्टर है वो सेम का सेम रह जाएगा, रिमेन्स सेम। ये वेक्टर क्या रह जाएगा, वैसे का वैसे ही रह जाएगा, है ना। अब देखो कि इसमें एक टॉपिक हुआ क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, कि आप वेक्टर को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, अपवर्ड भी शिफ्ट करते हैं और डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो अगर एक पॉइंट और लिखें, तो एक पॉइंट और लिखें तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि शिफ्टिंग में भी कैसा, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है ना, फॉरवर्ड हो सकता है आगे की तरफ, और ये शिफ्टिंग बैकवर्ड भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है। अब वेक्टर में जब भी शिफ्टिंग का बात करेंगे तो कैसे शिफ्टिंग का बात करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग का। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब शिफ्टिंग विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन, बिना दिशा बदले हुए इसको हम यहां से यहां तक शिफ्ट कर देंगे तो इस वेक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे, और ये वेक्टर जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, इतना में कोई दिक्कत है आपको, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब हमको ट्रायंगल लॉ में यूज आने वाला है, इसीलिए मैं ये सब चीज बता रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरा टर्म जो आता है, एक दूसरा टर्म क्या आता है, एक दूसरा टर्म आता है तुम्हारा क्या, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि अगर कोई दो वेक्टर है तो उस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक ना। अगर कोई दो वेक्टर है तो उस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। मान लो क्या कि एक वेक्टर है तुम्हारा ये, इसका नाम हम लोग रखेंगे वेक्टर ए, और एक दूसरा वेक्टर है तुम्हारा ये, इसका नाम हम लोग रखेंगे वेक्टर बी। तो अब देखो कि अगर इसका नाम रखते हैं वेक्टर ए और इसका नाम रखते हैं वेक्टर बी, तो आपसे पूछे कि बताओ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा, ठीक ना। तो इसमें दो स्टेप्स को फॉलो करना है। दो स्टेप्स को क्या फॉलो करना है, तो जो पहला स्टेप है तुम्हारा, वो पहला स्टेप जो तुमको फॉलो करना है वो करना क्या है, ज्वाइन हेड, ठीक ना, ज्वाइन हेड टू हेड, ज्वाइन हेड टू हेड, और टेल टू टेल, और टेल टू टेल। सबसे पहले आप क्या करिए कि जो वेक्टर आपके पास है उसका हेड से हेड मिला दीजिए या फिर टेल से टेल मिला दीजिए। कैसे, तो बाय पैरेलल शिफ्टिंग, बाय पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्ट करके आप क्या करिए, उसके हेड से हेड को मिला दीजिए या फिर टेल से टेल को मिला दीजिए। जैसे ही आप इसको शिफ्ट करके हेड से हेड को मिलाइएगा या टेल से टेल को मिलाइएगा तो देखिए क्या होने वाला है, होगा क्या, ये देखिए जरा सा, होगा क्या। तो ये वेक्टर बी है, हम इसको क्या कर रहे हैं, नीचे खिसका रहे हैं इस तरह से कि इसका हेड आ जाए, टेल आ जाए यहाँ पे और इसका हेड आ जाए यहाँ पे। देखो एकदम पैरेलल शिफ्ट हो गया। पैरेलली हम क्या किए, इसको नीचे खिसका लिए, थोड़ा सा पीछे भी कर लिए। अब क्या हुआ, इसका टेल से टेल मिल गया। अब टेल से टेल मिल गया तो दो एंगल बन रहा है। एक एंगल ये वाला बन रहा है ना, अंदर जो छोटा एंगल है, और एक एंगल जो आपका बन रहा है ये वाला एंगल बन रहा है जो बड़ा वाला एंगल है। अब इस दोनों वाले एंगल में से जो छोटा एंगल होगा, जो क्या होगा, छोटा एंगल होगा, स्मॉलर एंगल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो छोटा वाला एंगल होगा वो क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक ना, दोनों वेक्टर के बीच का
ये क्या होगा, एंगल होगा। तो भाई साहब थीटा अंदर वाले को बोलेंगे कि बाहर वाले को, अंदर वाले को, क्योंकि अंदर वाला क्या है, छोटा है, बाहर वाला क्या हो जाएगा, छट जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, या तो आप हेड से हेड को मिला लीजिए या फिर टेल से टेल को मिला लीजिए। टेल से टेल को मिलाना बहुत ही आसान होता है, कहीं भी आप हेड से हेड को भी मिलाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको देखो हम यहाँ से उतारेंगे और यहाँ लगा देंगे, है कि नहीं। यहाँ से उतार के जब यहाँ लगाओगे देखो कैसे लगेगा। तो जब यहाँ से उतार करके तुम इसको ऐसे लगाओगे तो ये वेक्टर हो जाएगा कुछ तुम्हारा इस तरह से। अब देखो हेड से हेड मिल गया, है ना। अब हेड से हेड मिल गया, फिर भी हमारे पास कितने एंगल बन रहे, दो एंगल, एक एंगल ये अंदर और एक एंगल ये बाहर। अब इस दोनों में छोटा एंगल कौन सा है, ये वाला, बाहर वाला एंगल क्या होगा, सट जाएगा, है ना। देखो कि ये दोनों तो पैरेलल शिफ्ट करके लाए हैं, तो पैरेलल लाइन है, तो बीच में जो व्हाइट वाला लाइन दिख रहा है तुमको वो ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं, और ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हेड से हेड मिला रहे हैं कि टेल से टेल मिला रहे हैं, लेकिन दोनों ही केस में हेड से हेड मिलाने के बाद या टेल से टेल मिलाने के बाद जो स्मॉलर एंगल होगा वही क्या होगा, आपके दो वेक्टर के बीच का एंगल। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई आदमी आपसे एज ए क्वेश्चन पूछे क्या कि बताओ भाई कि एक वेक्टर है ऐसा ए, एक वेक्टर है ऐसा ए जो यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक ना, और एक दूसरे वेक्टर के बारे में तुमको कह रहा है क्या कि एक वेक्टर है वेक्टर बी जो 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 यहाँ से तुम्हारा चल रहा है कुछ इस तरह से, ठीक ना। अब कह रहा है क्या तुमको कि ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और इस दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल, इसके बारे में कह दे क्या कि 120 डिग्री है। तो क्या ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, नहीं है। कहिएगा क्यों, तो पीछे का पहला पॉइंट याद करिए। सबसे पहले क्या है, ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल, हेड से हेड को मिलाइए या टेल से टेल को मिलाइए। अब आप यहाँ देखिए कि क्या हेड से हेड या टेल से टेल मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ है। तो पहला काम क्या है, हेड से हेड को मिलाना या टेल से टेल को मिलाना। तो टेल से टेल को मिलाना ज़्यादा आसान लेके चलेंगे, बाकी असर कुछ नहीं पड़ता है, आप हेड से हेड मिलाएं या टेल से टेल मिलाएं। तो दो काम कर सकते हैं, या तो ए को आगे खिसका दें या फिर बी को नीचे कर लें, आपको जो मन हो वो करिए, ठीक ना। तो ए को आगे खिसकाते हैं, तो जब ए को आगे खिसकाओगे तो देखो ए को आगे खिसकाने से क्या होगा, ये ए जो आ जाएगा तुम्हारा वो कुछ ऐसे, ये पैरेलल शिफ्ट हो गया। अब यही जो है तुम्हारा वो क्या है, वेक्टर ए। अब जब खिसका के टेल से टेल मिलाए तो भाई हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास दो एंगल बन रहा है, एक तो ये एंगल बन रहा है ना, और एक एंगल कौन सा तुम्हारा बन रहा है, एक एंगल तुम्हारा इधर से बन रहा है। लेना कौन सा है, बड़ा वाला कि छोटा वाला, छोटा वाला। तो थीटा कौन सा होगा, ये कि ये अंदर वाला होगा थीटा। अब देखिए इस एंगल के बारे में कह रहा है 120 और ये है थीटा, तो 120 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाना चाहिए, 180, क्योंकि एक ही लाइन पे बन रहा एंगल है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ बढ़े। दो कॉन्सेप्ट सीखे, ये सब कोई टॉपिक नहीं है, ये सब बस कॉन्सेप्ट है। क्या कि किसी भी वेक्टर को भाई हम उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाएंगे पैरेलली, ना उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना उसका डायरेक्शन बदलेगा, और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदला इसका मतलब वेक्टर सेम, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। दूसरा क्या सीखे कि अगर दो वेक्टर के बीच का कोण निकालना हो, एंगल निकालना हो, तो दोनों वेक्टर तो कहीं भी रहेगा हवा में लटका हुआ। अब हवा में लटका हुआ है तो उसको पकड़ के हम पैरेलल शिफ्ट करके क्या करेंगे, हेड से हेड या टेल से टेल मिला देंगे। दोनों के बीच का जो छोटा एंगल होगा वही एंगल होगा। तो दोनों स्टेप आपको याद रखना है, क्या कि हेड से हेड या टेल से टेल को मिलाना है और तब छोटा एंगल लेना है। अब जरा सा आप देखिए कि अगर हम लोग बात करें किसी भी वेक्टर का, मान लो कि मैं लेता हूं एक ये वेक्टर जिसका नाम मैं रखता हूं क्या, वेक्टर ए, ठीक है। और एक मैं दूसरा वेक्टर लेता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा वेक्टर बी, जो मेरे हाथ पे अभी चल रहा है। देखिए टेल से टेल मिला हुआ है क्या, छोटा एंगल कौन सा है, अंदर वाला। छोटा एंगल कौन सा है, अभी देखो तो अंदर वाला एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। देखो तो अंदर वाला एंगल छोटा है अभी तक, अंदर वाला एंगल ही छोटा है अभी तक, अंदर वाला एंगल ही छोटा है अभी तक, अंदर वाला एंगल ही छोटा है अभी तक, अभी भी अंदर वाला ही छोटा है।
अब बराबर हो गया सर 180, मतलब न्यूनतम 0 था, अभी 180 पर है। अब इससे बढ़ाए तो छोटा कौन सा हो गया, नीचे वाला, 180 से कम गया। मतलब सीधा सीधा आप ये बात बताइए कि मिनिमम एंगल 0 डिग्री और मैक्सिमम एंगल कितना, 180 डिग्री। क्योंकि अगर हम 180 से बढ़ा रहे हैं तो फिर से कितना आ जा रहा है, 180 से कम हो जा रहा है। मतलब अगर भाई साहब हम यहाँ पर बात करें तुमसे थीटा का, थीटा का, तो ये थीटा जो होगा तुम्हारा, ये थीटा जो होगा तुम्हारा, ये 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर होगा और 180 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा। 180 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही 180 डिग्री से ज़्यादा कर रहे हैं तो इस दोनों वेक्टर के बीच का जो है सो कहानी क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, और एंगल जो छोटा वाला है वो अलग तरह से आ जा रहा है ना। तो आप इसको सर लिखेंगे कैसे, ही तो आप घुमा करके फिल करवा दिए, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, है ना। तो इसको लिखने के लिए जो है तो हम आपको उपाय बता देते हैं, अगर आपको फील हो गया है तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब हम आपको इस चीज़ को लिख करके एक जगह पर बहुत अच्छे से हम आपको दिखा दे रहे हैं स्टेप वाइज। बातें समझ में आई कि नहीं, अभी जो मैं चीज़ दिखाया वो समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो देखिए कि मैं दो वेक्टर का बात करूंगा। अभी देखो, एक वेक्टर ये रहा वेक्टर ए और एक वेक्टर ये रहा वेक्टर बी। अभी अगर कहे तुमको दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना लिखोगे, 0 डिग्री, क्योंकि जैसे ही पैरेलल शिफ्ट करोगे एक दूसरे पे पूरा का पूरा आ जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। मैं ए वाले को थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगा, मान लीजिए कि ये वाला जो है, मान लीजिए कि ये वाला जो है वो वेक्टर बी है जो फिक्स है, ए को मैं थोड़ा सा ऊपर उठाया, एंगल हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, और मैं थोड़ा सा बढ़ाया घुमाते घुमाते, बी को ऐसे ही रहने दिया और ए को मैं थोड़ा सा घुमाया और इधर के तरफ, तो ये एंगल हो गया मान लीजिए 120 डिग्री, है ना, ये एंगल हो गया 120 डिग्री। अब देखिए मैं घुमाते घुमाते बी को रहने दिया ऐसे ही, ए को मैं घुमाते घुमाते ले आया ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों 180 डिग्री, 180 डिग्री तो कोई भी ले लेंगे, थीटा हो गया कितना 180 डिग्री। अब देखो मैं ए को लगातार ऐसे घुमाता जा रहा हूं, तो अब अगर ए को मैं यहां से नीचे लेके आऊंगा, तो नीचे लेके आऊंगा तो बी तो ये तुम्हारा फिक्स रहेगा, ए हो जाएगा ऐसा। अब ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, क्यों कि अब ये बड़ा वाला एंगल हो गया, तो एंगल थीटा कौन सा होगा, ये लेस देन कितना है 180 डिग्री से। तो जो मिनिमम एंगल था आपका वो कितना था, 0 डिग्री। थीटा इससे बढ़ता गया 180 के बाद इससे बढ़ा नहीं, है ना। अगर इससे ज्यादा हम बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो फिर 180 से कम हो जा रहा है। इसका मतलब हमेशा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन कहाँ, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। हमेशा दो वेक्टर के बीच का एंगल कहाँ होगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में। समझ में आ रही है बात है। तो यहाँ इस चीज को आप हमेशा ही ध्यान रखिएगा। और थीटा क्या है, थीटा है क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा है क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। और इस डायग्राम के मदद से जो है तो आपको ये चीजें अब कॉपी में भी समझ में आ जाएगा कि क्यों थीटा 0 से 180 के बीच में होगा। क्यों, अपना रूल तो है भाई हेड से हेड मिलाने का, टेल से टेल मिलाने का, उसके बाद कौन सा एंगल लेने का, छोटा वाला। तो यहां से घुमाते 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 180 तक आए तो ठीक था, अभी तक यही एंगल था दोनों के बीच का एंगल जो छोटा एंगल था। इससे ज्यादा घुमाए, अब अंदर वाला छोटा हो गया, अंदर वाला छोटा हो गया मतलब ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा होगा। देखो 180 से कम है कि नहीं है, तो थीटा न्यूनतम कितना था 0 डिग्री और अधिकतम कितना हो गया 180 डिग्री। मतलब सीधा सीधा बात यह आएगा क्या कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा का वैल्यू होगा वो 0 से 180 के, कोई दिक्कत, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक पे जो आएंगे वो अपना टॉपिक क्या है बेटा, पहला नंबर का टॉपिक है क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसको समझने के लिए आप एक और चीज समझ कि वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होगा या अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो आप देखिए सीधे सीधे कि अगर मान लो ये एक वेक्टर है ए
ये एक दूसरा वेक्टर है बी, ये एक तीसरा वेक्टर है सी, ये एक चौथा वेक्टर है डी। तो तुम देखो कि ए बी सी डी एक लाइन से है, पिछले के माथे पे अगले का पैर है ना। पिछले के माथे पे क्या है, अगले का, मतलब सारा एक लाइन से लगा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे, सेम ऑर्डर। लेकिन अगर इसी सारे सिस्टम में, इसी सिस्टम में हम क्या करें कि एक वेक्टर को हम उल्टा बना दें, एक वेक्टर को क्या करें, उल्टा बना दे। देखो ये वाला जो वेक्टर बी है इसको हम क्या किए, उल्टा बना दिए। अब जब वेक्टर बी को तुम उल्टा बना दोगे, वेक्टर सी है तुम्हारा ऐसा और वेक्टर डी है यहाँ से तुम्हारा ऐसा। अब देखो कि एक वेक्टर बी है जिसका यहाँ माथा से माथा टकरा गया और पैर से पैर का टकरा गया। तो कोई भी वेक्टर जिसका माथा से माथा टकरा जाए और पैर से पैर टकरा जाए, उस वेक्टर को बोलेंगे क्या कि ये बी जो है वो किस में है, अपोजिट ऑर्डर में है। किस में है, अपोजिट ऑर्डर में। ऐसे ही पहचान जाना कि कोई वेक्टर जो दिखे कि आगे पीछे माथा से माथा टकरा रहा है और पैर से पैर टकरा रहा है, वो किस में होगा, अपोजिट ऑर्डर में। अगर इसके माथे पर अगले का पैर, इसके माथे पे अगले का पैर, इसके माथे पे अगले का पैर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेम ऑर्डर। क्लियर है बातें। अब देखो कि ये ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। अब भाई ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट कहता है क्या, ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट कहता है क्या कि ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट कहता है क्या कि इफ टू वेक्टर्स, if two vectors a if two vectors, vector a and vector b are in same order, are in same order। सेम ऑर्डर का मतलब अभी आपको समझ में आया कि एक के माथे पे दूसरे का पैर होगा, है ना। आर इन सेम ऑर्डर एंड द corresponding side of a triangle and the corresponding side of a triangle and the corresponding side of a triangle। क्या है भाई, तो a और b दो वेक्टर है, ठीक ना, और किसी ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये है एक ट्रायंगल ए बी और सी है, तो कोई भी दो साइड जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, ए और सी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए और बी कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी और सी भी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। 6th-7th क्लास का ज्योमेट्री है ये, है ना। तो इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर है जो सेम ऑर्डर में है और किसी ट्रायंगल का क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो कहता है क्या कि देन देयर रिजल्टेंट बी थर्ड साइड of that triangle, third side of that triangle in opposite order, in opposite order। opposite order का मतलब क्या हुआ कि इसका माथा से माथा टकराएगा और पैर से पैर टकराएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि हम क्या लिखे हैं, लिखे हैं क्या कि भाई दो वेक्टर है अपने पास। तो मान लो कि एक वेक्टर है तुम्हारा ये, एक वेक्टर है तुम्हारा ये, इसका नाम रखते हैं क्या हम लोग, वेक्टर ए। और एक वेक्टर जो सेम ऑर्डर में दूसरा है, उसका हम लोग नाम क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं हम लोग यहाँ से वेक्टर बी। इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, वेक्टर बी। अब हमको ये बताइए कि ये दोनों सेम ऑर्डर में है कि नहीं है सेम ऑर्डर में, क्योंकि किसी का माथा से माथा नहीं टकरा रहा है, पैर से पैर नहीं टकरा है। अब आप हमको ये बात बताइए कि अगर बात किया जाए कि इस दोनों साइड, अगर ट्रायंगल का दो साइड है, तो जो तीसरा साइड होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, जो तीसरा साइड होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नहीं। अब ये कह रहा है कि ये रिजल्टेंट होगा, ये क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, लेकिन किस ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अपोजिट ऑर्डर में करने के लिए हमको माथा से माथा टकरा देना है और पैर से पैर, तो यहाँ पर तो पैर से पैर टकरा ही रहा है, एरो किधर लगाएंगे, उधर के इधर, ऊपर लगाएंगे एरो, है ना। तो यही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो भाई साहब एरो किधर लगाना है, एरो लगाना है हमको ऊपर की तरफ। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा रहेगा, उस रिजल्टेंट वेक्टर का तुम्हारा टेल रहेगा यहाँ पे और हेड रहेगा कहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। और इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर। क्या कह रहा है ट्रायंगल लॉ, समझ में आया। कह रहा है क्या
कि अगर दो वेक्टर है कोई दिया हुआ ए और बी, तो दो वेक्टर सेम ऑर्डर में अगर है और किसी ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, दिख रहा है भाई कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, लेकिन सेम ऑर्डर में कि अपोजिट ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अपोजिट ऑर्डर में होने का मतलब माथा से माथा टकराएगा और पैर से पैर टकराएगा। और यहाँ जो हम लोग रिजल्ट लिखते हैं वो रिजल्ट क्या लिखेंगे? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब सीधे देख लीजिएगा कि सेम ऑर्डर वाले का सम अपोजिट ऑर्डर वाले के बराबर। समझ में आई बात? यही है क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया? अब देखो कि इस पर सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो पहले सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर पहचानना सीखो। मान लो ये एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी और ये एक वेक्टर सी, ये एक वेक्टर सी। अब इसमें आपको पहचानना है कि बताइए कि अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है? अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है? बी। क्यों है बी भाई? क्योंकि बी का माथा से माथा टकरा रहा है और पैर से पैर टकरा रहा है? नहीं टकरा रहा है। इसमें कोई अपोजिट ऑर्डर में नहीं है, सारा सेम ऑर्डर में। ए है अपोजिट ऑर्डर में? ए है अपोजिट ऑर्डर में। क्यों? कि इस ए का यहाँ माथा से माथा टकराया और यहाँ पैर से पैर टकराया। तो क्या बोले कि जो अपोजिट ऑर्डर वाला है वो सेम ऑर्डर वाले के सम के बराबर में होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये पहचानना है कि कैसे माथा से माथा टकराया रहेगा और कैसे पैर से पैर टकराया रहेगा। देखो यहाँ पे अगर हम इसका नाम रख दें ए बी और इसका नाम रख दें सी, तो कौन सा है अपोजिट ऑर्डर में? सी है। क्यों? कि सी का माथा से माथा टकरा रहा है और पैर से, तो सी अपोजिट ऑर्डर में है जो सेम ऑर्डर वाले के सम के क्या होगा? बराबर में होगा। ए प्लस बी के बराबर में होगा, है ना? क्या होगा? ए प्लस बी के बराबर में होगा। अब जब इसको ए प्लस बी के बराबर में लेंगे, ए प्लस बी के आप बराबर में लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या? इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। बातें समझ में आ रही है? कितने लोग हैं जिनका आज पहला दिन है? आप एक और आप दोनों तीन। थोड़ा सा कम बुझा रहा होगा, है ना? क्योंकि वेक्टर का 2 क्लास छूटा है, ठीक है? थोड़ा सा कम जरूर बुझा रहा होगा, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बुझा रहा होगा, ठीक ना? थोड़ा सा कम निश्चित रूप से बुझा रहा होगा। तो इसके लिए आप लोग करिए क्या? रिकॉर्डेड वीडियो है इसका, ठीक ना? रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। उधर कंप्यूटर रूम में बोलिएगा कि हमको पिछले 2 दिन का वेक्टर का इंग्लिश मीडियम का वीडियो चाहिए, तो वो लोग कोई ना कोई उपाय आपको बता देगा कि आप वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो देख लेंगे तो ये सब चीज़ बहुत आसान लगेगी। इतनी बातें समझ में आ गई? अब देखो कि तुमको बोले क्या कि भाई साहब अगर एक वेक्टर है तुम्हारा ए, ठीक ना? एक वेक्टर है ये ए और एक दूसरा वेक्टर है तुम्हारा ये बी। एक दूसरा वेक्टर है तुम्हारा क्या? ये बी। ये दोनों है सेम ऑर्डर में। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है क्या आपका? बी। ये है ए और ये है बी, दोनों सेम ऑर्डर में है। तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका? तीसरा वेक्टर होगा। रिजल्टेंट क्या होगा इसका? तीसरा वेक्टर होगा। और अपोजिट ऑर्डर में होगा तो ये हो जाएगा इसका क्या? रिजल्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर आर। और लिखेंगे क्या? वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब देखो कि आर भी एक वेक्टर है, तो आर का भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और आर का भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कैसे होगा? तो बेटा तुम याद करो जिस दिन हम बोले थे कि 3 मीटर एक्स में चला, 4 मीटर वाई में चला, तो तुम फट से बोल दिए कि ये 5 मीटर होगा सर। क्यों? कि 90 डिग्री है और पैथागोरस ठोक दिए थे आप लोग, है ना? लेकिन जरा सा अब बताइए को 3 मीटर एक्स में चला और 4 मीटर यहाँ से 60 डिग्री बनाते हुए चला, तो अब बताइए तो ये कितना होगा? नहीं पता, है ना? नहीं पता। अब ये कैसे पता करेंगे? ये कौन बताएगा आपको? ट्रायंगल लॉ बताएगा। समझ में आ रहा है बात? ये कैसे पता करेंगे? ये कौन बताएगा आपको? ट्रायंगल लॉ बताएगा। तो देखिए इस ट्रायंगल लॉ को सीखने के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा, इस पर हम लोग अब काम करते हैं, ठीक ना? किसके लिए? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर का। अब किस पर काम कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आया है? वेक्टर आर। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब काम करेंगे। तो इसमें देखो कि अपने पास जो अभी तक गिवन था, 2 वेक्टर दिया हुआ था तुमको, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, है ना? एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है। तो मान लो
कि ये वाला जो वेक्टर है ये है कौन सा, वेक्टर ए, और मान लो कि इसी के साथ एक दूसरा वेक्टर जो दिया हुआ है वो दूसरा वेक्टर है ये जो है क्या आपका वेक्टर बी, ये वाला जो है आपका क्या है वेक्टर बी। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा भाई, इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर, रिजल्टेंट होगा कौन सा वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, है ना। अब देखो कि इस वेक्टर में, अब देखो कि इस वेक्टर में ये है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, और ये है तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर रिजल्टेंट को आर से डिनोट कर, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक चीज मानते हैं क्या, मानते हैं क्या कि लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो बीच का एंगल है वो क्या है, इज थीटा। मान लिए क्या कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा का मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा क्या, नहीं, हेड से हेड मिला हुआ है क्या, टेल से टेल मिला हुआ है क्या, नहीं मिला हुआ है, तो ये एंगल थीटा आपका नहीं होगा। तो ये एंगल जब थीटा नहीं होगा तो कौन सा एंगल थीटा होगा, तो सर इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे, और पैरेलल शिफ्ट करके हम लोग क्या करेंगे, तब एंगल लिखेंगे। तो इस वेक्टर को जब तुम आगे बढ़ाओगे और पैरेलल शिफ्ट करोगे तो कुछ इस तरह से आगे जाएगा, जाएगा कि नहीं। अब जब ये कुछ इस तरह से आगे जाएगा तो भाई ये पैरेलल शिफ्ट हो गया। अब देखो कि टेल से टेल मिल रहा है और दोनों के बीच का छोटा एंगल ये हो जाएगा कितना, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, छोटा एंगल ये है थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा कितना, थीटा। अब जरा सा एक काम और करते हैं क्या, एक काम और करते हैं क्या कि हम लोग इस पॉइंट से इस वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते, क्या किए, इस पॉइंट से इस पर हम लोग क्या किए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। अब इसका हम लोग कुछ नाम रख लेते हैं, ठीक ना। तो नाम रख लेते हैं हर कोऑर्डिनेट का, इसका नाम रख लो m, इसका नाम रख लो n, इसका नाम रख लो o, और इसका नाम रख लो p। कोई दिक्कत है आपको। अब देखिए इसमें क्या है कि जो आपका लेंथ है mn, जो आपका लेंथ है mn, वो जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, जिसको हम लोग ए भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। जो लेंथ mn है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। जो आपका लेंथ है बेटा no, वो no मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। और जो लेंथ है आपका mo, इस mo को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r बोल सकते हैं कि नहीं, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं। इतना चीज तो आपको पता है। अब देखिए कि यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखिए कि दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ONP और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है MPO। इसी दोनों ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे और रिजल्टेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में बात करो, किसमें, ONP में। तो जैसे ही बात करोगे इन ट्रायंगल ONP, जैसे ही तुम बात करोगे ONP में, तो ONP में तुम निकालो पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, P/H। तो P कितना है, OP, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ON, है ना। छोटे वाले ट्रायंगल में तो क्या लिखोगे, OP/ON लिखोगे कि नहीं लिखोगे, OP/ON लिखोगे। अब देखो कि इसमें जब हम लोग साइन थीटा लिखेंगे तो OP हमको नहीं पता है, OP के जगह पर OP ही रहने दो, और ON के बारे में तो हमको पता है कि ये कितना है, B के बराबर में, तो B लिख देंगे कि नहीं। B को इस साइड लेके आओगे तो OP = B साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ से आपको मिला इस OP का लेंथ कितना, B साइन थीटा के बराबर में। इसी ट्रायंगल में आप क्या करिए कि एक बार लिखिए क्या, कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में आप एक बार क्या लिखिए, कॉस थीटा। तो देखिए जब इसी ट्रायंगल में आप एक बार कॉस थीटा लिखिएगा तो कॉस थीटा क्या लिखते हैं, B/H। तो B/H का मतलब PN और बाई ON लिखिएगा कि नहीं। अब देखिए कि इसमें हमको PN नहीं पता, तो जब cos थीटा = लिखोगे तो हमको PN नहीं पता, और तुम्हारा ON किसके बराबर में है, ON किसके बराबर में है, B के बराबर में। फिर से जब B को तुम इधर लेके आ जाओगे तो तुम्हारे पास PN = कितना मिल जाएगा, B cos थीटा। इतना बात हम लोग किसमें किए, छोटे वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लिए। अब अपने बात को हम आगे बढ़ाते हैं किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। अब जब बात करोगे बड़े वाले ट्रायंगल में तो अब हम लोग आ रहे हैं किसमें, इन ट्रायंगल बड़े वाले में MOP में।
इसमें MOP में। और देखो MOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा यानी कि जो OM का स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर यानी कि MP का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OP के स्क्वायर के बराबर में होगा। ये कौन कहता है? पाइथागोरस। ठीक ना, ये कौन कहता है? पाइथागोरस थ्योरम। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको ये बताइए कि ये MP है, एक बड़ा सा डंडा है, इसको दो डंडा में तोड़ सकते हैं कि नहीं? MN प्लस NP तोड़ सकते हैं कि नहीं? तो इसको जब आप तोड़िएगा बेटा तो क्या मिलेगा? OM का स्क्वायर इक्वल टू MP को हम लोग लिखेंगे कितना? MN प्लस NP और इसका होल स्क्वायर और प्लस कितना? OP का स्क्वायर। इतना में कोई कष्ट है? नहीं, कोई कष्ट होना चाहिए। अब जरा सा देखिए कि यहाँ से जब आप लिखिएगा तो ये OM का स्क्वायर तो OM का स्क्वायर ही रह जाएगा, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। तो जब A प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो ये कितना आएगा? MN का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि NP का स्क्वायर और प्लस 2AB यानी 2 इंटू MN और इंटू NP लिखिएगा कि नहीं? और प्लस ये OP का स्क्वायर है तो इसको OP का स्क्वायर ही रहने दिया जाए। अब आप ध्यान से देखो, MN पता है, NO पता है, MO पता है, OP पता है और PN पता है। अब सारा चीज पता है, सबका वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो हम एक बार क्या करते हैं? इस इक्वेशन को लिखते हैं और इसमें यहाँ से हम सारा वैल्यू उठा करके पुट करते हैं, अपना काम हो जाएगा इसी में। अब देखो कि क्या करेंगे भाई, तो करेंगे क्या कि जो है तुम्हारे पास वो क्या है? OM का स्क्वायर इक्वल टू, OM का स्क्वायर इक्वल टू क्या है? देखो MN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर, ठीक ना? MN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर, तो इसको लिखे हम क्या? MN का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर प्लस 2 इंटू MN इंटू NP और प्लस OP का स्क्वायर था। अब देखिए कि सब का वैल्यू हम पीछे से रखेंगे। तो देखिए OM है, अब देखिए कि ये OM कितना है बेटा? ये देखो OM कितना है? R के बराबर में, तो OM की जगह R रख दें क्या? OM की जगह रख दीजिए सर R। चलो रख दिए हम OM के जगह पर कितना? R रख दिए, तो ये हो जाएगा कितना तुम्हारा? R स्क्वायर इक्वल टू MN को देखो जरा सा, MN को देखो जरा सा कितना है? A। MN के जगह पर हम A रख देंगे तो कोई दिक्कत? ये कितना आ जाएगा भाई? A स्क्वायर प्लस NP को देखो जरा सा, NP को देखो जरा सा, NP कितना है? B cos थीटा, तो NP के जगह पर हम लोग कितना रख देंगे? B cos थीटा, तो इसको लिख देंगे कितना? B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू MN के जगह पर कितना है और NP के जगह पर कितना है? B cos थीटा प्लस OP के जगह पर देख लो, OP के जगह पर देख लो कितना है? B sin थीटा। तो OP के जगह पर जब हम लोग B sin थीटा रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? B sin थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज हम पीछे से लिए। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस इसको B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। प्लस इसको हम एक साथ 2AB कॉस थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और इसको हम B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब देखिए कि जो आया आपका R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से B स्क्वायर क्या करो? कॉमन ले लो, उसमें बचेगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा और इसमें बचेगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बच गया क्या? 2AB कॉस थीटा। जरा सा याद करो 10वीं में इसका वैल्यू कितना होता था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता था? 1। जब डालेंगे भाई तो ये R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं? अब देखो कि R इक्वल टू रूट अंडर कितना? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होगा कि नहीं? अब बताइए, आपको A पता रहेगा, B पता रहेगा और दोनों के बीच का एंगल भी पता रहेगा, है ना? अब देखिए आपको A पता है, वेक्टर B पता है,
दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए ये भी पता है 60 डिग्री। अब कहेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए तो आप केवल पाइथागोरस के भरोसे नहीं रहेंगे, किसी भी एंगल थीटा पे रहे हम चट ये फॉर्मूला लगाएंगे और काम हमारा हो जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को क्या करना है भाई, इस फॉर्मूला को तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। इस फॉर्मूला को क्या करना है तुमको, याद रखना है। इस वाले फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अगर आर के बारे में कोई पूछे तो ये आर क्या है, यहाँ आर है मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर आर का। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन था मैग्नीट्यूड का। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब इसका डायरेक्शन भी तो होता होगा। तो अगर ए गिवन वेक्टर है, अगर ए गिवन वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन तो पता होगा, और ए से आर कितना एंगल आगे है अगर ये पता चल जाए तो आर का भी डायरेक्शन पता चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं। तो मान लेते हैं क्या कि ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण है क्या, अल्फा। वेक्टर ए और आर के बीच का एंगल है कितना, अल्फा। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज के लिए भाई, डायरेक्शन के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। अब देखो कि जब बात करेंगे हम लोग किस चीज के लिए, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, वेक्टर आर के डायरेक्शन के लिए। तो इसमें हम लोगों ने माना क्या है, माना है क्या कि लेट द एंगल बिटवीन, लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर इज कितना, अल्फा। वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। जरा सा ध्यान से देखो इसमें कि ये एंगल टेल से टेल मिला हुआ है, छोटा वाला एंगल यही है, इसी को मानेंगे। अब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में तुम देखो, अगर हमको tan अल्फा लिखना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है तुम्हारा OP और बेस है कितना, बेस है कितना, MP, पूरा MP, ठीक ना। तो OP बाई MP लिखेंगे कि नहीं, tan अल्फा को, tan अल्फा को लिखेंगे कितना, OP बाई MP। कौन से ट्रायंगल में बात कर रहे थे, इन ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या नाम था, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम था OMP, ठीक ना, क्या नाम था, OMP। तो इन ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, OMP में, और OMP में हम लोग लिख रहे हैं क्या, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना था भाई, OP, और ये कितना, MP। तो OP बाई MP लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, OP बाई MP। अब देखो कि इसमें जो tan अल्फा है तुम्हारा, इसको OP को तो OP ही रहने देते हैं, और इस MP बड़े वाले डंडे को फिर से दो पार्ट में तोड़ देंगे, MN प्लस NP। तो इसको जैसे ही MN प्लस NP लिखोगे, MN प्लस कितना, NP। अब देखो कि फिर हमको सारे का वैल्यू पता है, सारे का वैल्यू पता है तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू OP के जगह पर देखिए ध्यान से, OP के जगह पर देखिए कितना है, B साइन थीटा, और PN के जगह पर कितना है, B कॉस थीटा। तो देखिए इसको जैसे ही आप सारा वैल्यू डालिएगा, जैसे ही आप सारा वैल्यू यहाँ डालिएगा, तो सारा वैल्यू डालने के बाद ये कितना आ जाएगा, B साइन थीटा बाई MN था कितना, A, और प्लस ये कितना हो जाएगा, B कॉस थीटा। देखो अब अगर A, B और थीटा तुमको पता रहे तो अल्फा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और अल्फा निकल जाएगा तो इसका डायरेक्शन निकल जाएगा कि नहीं, है ना, डायरेक्शन भी निकल जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद जरा सा फिर से लौटते हैं पिछले डायग्राम में। तो फिर से जब लौटिएगा पिछले डायग्राम में, तो A के साथ माने अल्फा, B का भी हेड टू हेड मिला हुआ है R के साथ। अगर मान लेते हैं क्या कि ये B के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है कितना, बीटा। B के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। तो B के साथ जो एंगल बना रहा है, तो भाई तुम लोग कभी ट्रायंगल में ये पढ़े हुए हो क्या 7वीं क्लास में, कि अगर ये ट्रायंगल है, इस एंगल को बोले 1, इसको बोले 2, इसको बोले 3, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ये। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के, मतलब 1 + 2 बराबर कितना लिखेंगे,
तो आप इस वाले ट्रायंगल में देखिए ओ एम एन में, ओ एम एन में जो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो देखो किसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ओ एम एन में। जब ओ एम एन में बात करोगे किसमें, पहले तो मान लिए क्या कि लेट द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर आर इज कितना, बीटा, ठीक ना। तब बात किए किसमें, इन ट्रायंगल ओ एम एन में, ओ एम एन में क्या निकल के आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये कहाँ से निकल के आया, तो ये था कहाँ से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये था क्या चीज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखो कि वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अल्फा यहाँ से निकालोगे, थीटा पता रहेगा, बीटा भी निकल जाएगा, है ना। कितना निकल के आएगा भाई, बीटा, बीटा बराबर थीटा माइनस अल्फा। तो अगर बीटा निकालना रहे तो बीटा बराबर थीटा पता है, और अल्फा का वैल्यू भी यहाँ से पता है 10 से, है ना। बीटा का वैल्यू भी यहाँ 10 से आपको क्या है, पता है। तो इसका तरह से आप कहानी सॉल्व करके जो है सो बीटा का वैल्यू भी क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। कोई दिक्कत इसमें। ये थी पूरी की पूरी क्या तुम्हारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थ्योरी, ठीक ना। अब वेक्टर एडिशन का तो नाम सुने हुए हैं, क्या सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम का भी कोई चीज होता है ना। क्या सर वेक्टर के सब्ट्रैक्शन नाम का भी कोई चीज होता है, तो भाई होता है। कैसे होता है ये देखो, तो इस पर मैं थोड़ा सा मैं आज इनिशिएट कर दे रहा हूँ, इसको मैं डिस्कस अगले दिन करूंगा, ठीक है। आपको मैं क्या बताया था पिछले दिन, पिछले दिन क्या बताया था कि अगर कोई सा वेक्टर है, अगर कोई सा वेक्टर है ए, ये वेक्टर, और एक वेक्टर है दूसरा जो अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अगर इस वेक्टर को बोलो वेक्टर ए और इस वेक्टर को बोलो बी, तो मैं तुमको बोला था क्या कि वेक्टर ए बराबर माइनस बी होता है और वेक्टर बी बराबर माइनस ए होता है ना। क्यों कि नेगेटिव साइन का मतलब केवल क्या, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब इसमें देखो कि भाई जो अपना कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग अपना कहानी पढ़ रहे थे अभी तक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, उसमें क्या पढ़ रहे थे कि अगर ये है वेक्टर ए और यहाँ से एक वेक्टर है बी जो दोनों सेम ऑर्डर में है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ से होगा ये वाला रिजल्टेंट आर, ये वाला रिजल्टेंट क्या होगा, आर। अब तो मुझे ये बात बताओ कि अगर हम लोग, इसका नाम क्या रखे थे भाई, पहले नाम लिख लो इसका, इसका नाम रखे थे हम लोग कितना, ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी और ये था वेक्टर आर, है ना। अब तुम एक बात बताओ कि अगर मैं एक वेक्टर लूं, अगर मैं एक वेक्टर लूं जो बी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हो और बी के जैसा ही इसका भी मैग्नीट्यूड हो, देखिए तो ये वाला है, तो इस वेक्टर में खाली हम इसको क्या लिखेंगे, सॉरी 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 इस वेक्टर को हम लोग कितना लिखेंगे, माइनस बी लिखेंगे। अब देखिए कि जब इस वेक्टर को दोस्त आप माइनस बी लिखिएगा तो ए और माइनस बी सेम ऑर्डर में है कि नहीं है, ट्रायंगल का दो साइड भी है, तो इस दोनों का जो तुम्हारा रिजल्टेंट होने वाला है, इस दोनों का जो तुम्हारा रिजल्टेंट होने वाला है वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा अपोजिट ऑर्डर में, होगा कि नहीं होगा। अब अगर मान लो कि इस रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं क्या, आर डैश, इस रिजल्टेंट को हम बोल देते हैं आर डैश, तो इस ट्रायंगल में देखो सेम ऑर्डर में है ए और माइनस बी, अपोजिट ऑर्डर में है क्या, आर डैश। तो यहां पर एक बात बताइए कि आर डैश वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए और प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो ये आर डैश इक्वल टू जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए कि सर मैग्नीट्यूड ए बी तो दोनों बराबर है, इस दोनों के बीच का एंगल जो है, इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो तुम्हारा एंगल था कितना भाई, यहां से यहां तक का एंगल था कितना, थीटा, ए और बी के बीच का। तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना है, ये जरा सा देखो, ध्यान रहे हेड से हेड नहीं मिला हुआ है उसका भी, ठीक ना। तो उसका अगर आप हेड से हेड या टेल से टेल मिलाइएगा तो ये वाला एंगल होगा, क्योंकि इसी को तो तुमको आगे बढ़ाना है। देखो ऐसे क्लियर, देखो क्लियर डायग्राम में दिखाते हैं, इसको मिटाइए,
ठीक है। अब देखिए यहाँ से कि जो वेक्टर ए को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हुआ तुम्हारा वेक्टर ए का पैरेलल शिफ्टिंग। ये हुआ क्या तुम्हारा, वेक्टर ए को हम पैरेलली क्या किए, यहाँ से शिफ्ट कर दिए। अब ए और बी के बीच का जो एंगल था, ये वाला एंगल था कितना, थीटा। तो अब देखिए कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या ये वाला एंगल है, नहीं है। क्यों कि हेड से हेड या टेल से टेल नहीं मिला है। तो भाई जब नहीं मिला हुआ है तो इस दोनों का टेल से टेल मिला हुआ है, ये एंगल होगा छोटा एंगल। अब देखो कि ये पूरा एंगल मिलके 180, उसमें से एक एंगल थीटा है, तो ये दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो कि जो तुम्हारे पास ए और बी के लिए था कहानी, तो आर बराबर तुम क्या लिखते थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए और बी तो लेंथ है, और लेंथ में कहाँ बदला हूं, ए वही है, बी वही है, और बी के जितना का लेंथ का ही मैं अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी लिया हूं। ए और बी का तो लेंथ नहीं बदला है, इससे केवल क्या बदल गया, एंगल। जो पहले थीटा था वो कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो अगर भाई साहब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर डैश लिखना होगा, तो ये जो आप लिखिएगा कितना लिखिएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इस बार थीटा के जगह पर कितना, बातें समझ में आई कि नहीं आई, ये नहीं समझ में आया, 180 प्लस थीटा वाला। ये बताओ भाई ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, इसमें एक एंगल है थीटा, तो दूसरा एंगल ये कितना हो जाएगा। इतना समझ में आ गया है। अब देखो जब इतना समझ में आ गया है, तो ये बताओ कि यहाँ पर बताओ कि जितना बड़ा ये बी है उतना ही बड़ा ये भी माइनस बी है इधर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप लिखिए, चाहे आप मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी लिखिए, ये दोनों ही तो बराबर है किसके, तो ए तो बदला ही नहीं, केवल बी माइनस बी हुआ था, उसका भी मैग्नीट्यूड बी के बराबर ही है। तो यहां देखो ए बी तो नहीं बदला, ए बी नहीं बदला, बदला क्या खाली, पहले थीटा था जब बी था, तो अब माइनस बी हुआ तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस। तो इस वाले फॉर्मूला में थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, कहाँ पे, यहाँ देखिए टेल से टेल मिल रहा है ना भाई, ये है वेक्टर ए, इसी को आगे बढ़ा दिए। अब यहाँ टेल से टेल मिल रहा है कि नहीं ए और बी का, तो ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा। अब समझ में आ गया कि नहीं। चलो अब जब समझ में आ गया तो इसी वाले फॉर्मूला में हम लोग लगा देंगे, तो आर डैश ए माइनस बी के बराबर में हो जाएगा। और इसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, एंगल में भी क्या करेंगे, थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो उसमें देखो कि अगर इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि जो वेक्टर ए के साथ है ये रिजल्टेंट बना रहा है कितना एंगल, अल्फा एंगल। मान लो अल्फा एंगल ये बना रहा है, तो इसमें अल्फा नहीं मानो, कुछ और मान लो, गामा मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्फा तो पिछले वाले में सर माने ही थे। इसको मान लो कितना, ये गामा। तो इसमें जो बेटा टेन गामा लिखेंगे, तो इसमें जो टेन गामा लिखेंगे वो कितना लिखते थे, बी साइन थीटा। इस बार कितना लिखेंगे, बी साइन 180 माइनस, और नीचे ए प्लस बी कॉस कितना 180 माइनस थीटा। समझ में आया बात कि नहीं। तो देखो एक बार हम इसको कंक्लूड कर देते हैं कि क्या सब देखा हम लोगों ने। देखा क्या इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में देखा क्या कि यदि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी है, वेक्टर ए प्लस बी है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर लिख रहे हैं या जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ये लिखे कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना कॉस थीटा। और यहाँ पर जो हम लोगों ने टेन अल्फा लिखा, वो टेन अल्फा कितना लिखा था, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर में। लेकिन अगर आर डैश कोई एक वेक्टर था जो ए माइनस बी के बराबर में था, ठीक ना, ए माइनस बी के बराबर में था, तब जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश वेक्टर लिखाया है वो कितना लिखाया है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 180 माइनस थीटा, ठीक ना। और जो आपका टेन गामा लिखाया था इसके लिए, वो कितना लिखाया था, बी साइन 180 माइनस थीटा, ठीक ना। और नीचे कितना, ए प्लस बी कॉस कितना 180 माइनस थीटा। अब जरा सा ध्यान दो इस पर कि ए
बराबर जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो नहीं बदला था। बी बराबर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस बी भी, है ना। और थीटा क्या था, थीटा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये ध्यान दीजिएगा, माइनस बी नहीं, वेक्टर बी के साथ थीटा एंगल बन रहा। अब इस कहानी पर आपको डिफ्रेंशिएट कर लिए कि एडिशन में क्या करना है और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है। ये था पूरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का थ्योरी। अब इतना थ्योरी जब पढ़ के आओगे अगले दिन, तब इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और इसका एप्लीकेशन भी करेंगे। काफी आज के लिए, चलो ठीक है।